चैप्टर 105 रेनिका का डर। ओंकार बहुत ही ज्यादा बेचैन होकर रमन को देख रहा था। वो उसके मुंह से जल्द उस शख्स का नाम सुनना चाहता था जिसने ओजस्वी के साथ ये सब कुछ करवाया था, लेकिन रमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपनी दोस्त का नाम ओमकार को बता दे। रमन को इस तरह खामोश देख ओमकार दोबारा उसे झकझोरते हुए बोलता है, रमन मैंने तुमसे कुछ पूछा है, इस तरह खामोश नहीं रह सकते हो तुम, तुम्हें बताना ही होगा, बताओ मुझे कौन है वह, मैं सुन रहा हूँ कब से तपे छोटे ओ की मात्रा आधा महा पे आ की मात्रा री बोलने का इंतजार कर रहा हूँ। अब रमन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रमन ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि अगर उसने अपने मुंह से नहीं बताया तो ओंकार अंदर जाकर पता लगा ही लेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था ओंकार को सारी सच्चाई बता देने के अलावा। रमन ओंकार को थोड़ा सा स्थान तय करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, मेरी बात सुनो, पहले हमें इसके पीछे का रीजन जान लेना चाहिए कि उसने ये सब कुछ क्यों किया है। मुझे लगता है इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा कारण है, वरना मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतना अच्छा शख्स ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। ओंकार एकदम से खामोश और शांत होते हुए अपने कंधे से रमन का हाथ उठाते हुए बोलता है, कहानियां बुझाना बंद करो, तुम सीधे सीधे नाम नहीं बताओगे ना, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मुझे कैसे पता करना है, बिल्कुल वैसे ही पता लगा लूंगा मैं जैसे तुमने पता लगाया है, तुम इंतजार करो, यही मेरा 2 मिनट में आता हूँ। ओंकार के दोस्त बहुत ही हैरानी से उन दोनों को देख रहे होते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि कोई ऐसा क्या कह दे कि इन दोनों के बीच की यह उलझन खत्म हो जाए। ओंकार अपनी बात बोलने के बाद सीधे पुलिस स्टेशन में अंदर की तरफ जाने लगता है। तभी पीछे से रमन अपनी आंखें बंद करके जोर से चिल्लाता है, रेनिका ने कराया है ये सब कुछ, तुम्हें अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। रेनिका का नाम सुनकर ओंकार और उसके दोस्त सब हैरान रह जाते हैं। 1 मिनट के लिए उन सबको लगता है कि जैसे उन्होंने कुछ गलत या किसी गलत इंसान का नाम सुन लिया है। ओंकार दोबारा से रमन के पास आ जाता है और बोलता है, क्या कहा तुमने, फिर से बोलो, क्या मैंने सही सुना? रमन इस बात पर ओमकार के कंधे पर हाथ रखते हुए दोबारा उसे थोड़ा सा समझाते हुए बोलता है, देखो मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है डिसाइड करना कि तुम्हें क्या करना चाहिए इस वक्त, मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि किसके आगे रमन एक और शब्द बोलता कि ओनकर अपने कंधे से उसका हाथ झटकते हुए चिल्लाकर बोलता है, नहीं मेरे लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा डिसाइड करना कि रेणुका को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। आखिर वो इतनी घटिया हरकत कर भी कैसे सकती है, बात सिर्फ ओजस्वी की नहीं, ये किसी भी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, मैं अभी उससे मिलने जा रहा हूँ। इतना बोलने के बाद ओंकार तुरंत बाहर की तरफ अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। रमन उसके पीछे पीछे उसे आवाज लगाता रह जाता है, लेकिन ओंकार उसकी एक बात नहीं सुनता और गाड़ी में बैठकर अकेले ही वहां से गर्ल्स हॉस्टल की तरफ निकल जाता है। रमन को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, कुछ भी हो, लेकिन रमन ओंकार को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था कि गुस्से में वो कोई ना कोई गलत फैसला ही लेता है। रमन काफी परेशान होकर इधर उधर घूमने लगता है। लकी, संजू और साहिल तीनों खड़े वही रमन को परेशान देखते हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसी कंडीशन में और रमन से कहीं भी तो क्या। रमन इधर उधर घूमते हुए खुद से बातें करते हुए बोलता है, ओंकार गुस्से में कोई ना कोई गलत कदम उठाए ही लेगा और मैं उसे रोक भी नहीं पाऊंगा, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। रेनिका ने गलती की इतनी बड़ी कर दी है कि उसकी साइड ले लूंगा डायरेक्ट तो लोगों को लगेगा कि शायद ओजस्वी मेरे लिए जरा भी मायने नहीं रखती है। क्या करूं, एक तरफ हो जाती है, दूसरी तरफ मेरी दोस्त, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। रमन को इतना ज्यादा परेशान देखकर लकी, संजू, साहिल तीनों उसके पास आते हैं। उन तीनों को सामने देखकर रमन रुक जाता है। साहिल रमन से बोलता है, देखो मुझे नहीं पता कि तुम लोगों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन एक बात मैं अच्छे से जानता हूं, तुम्हारे और ओमकार के बीच चाहे जितना ही झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन तुम दोनों ही एक दूसरे को जब तक आंखों के सामने देख नहीं लेते हो बेचैन रहते हो। तुम दोनों भले ही अपनी जुबान से कहो कि एक दूसरे की कुछ नहीं लगती हो, लेकिन 20-22 साल पुरानी दोस्ती इतनी आसानी से नहीं टूटती। साहिल की यह डबल मीनिंग बातें सुनकर रमन बोलता है, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ? इस बात पर संजू आ गयाते हुए बोलता है, देखो ओमकार के गुस्से से तुम भी अच्छे से वाकिफ हो और हम लोग भी, हमें लगता है कि ओमकार कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, तुम उसके इतने पुराने दोस्तों, मुझे लगता है कि तुम ही कुछ कर सकते हो। क्या तुम पहले कुछ ऐसा करते थे? क्योंकि ओमकार का गुस्सा तो ये हमेशा का है, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए, कहीं बात और बिगड़ जाए। इतना बोलने के बाद वो तीनों रमन को दिलासा देते हुए उसके बगल से निकल जाते हैं। उनकी बातें सुनने के बाद रमन भी सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे। रमन को याद आता है कि ओमकार जब किसी की बातें नहीं सुनता तो वो अक्सर उसे एक मैसेज छोड़ दिया करता था, जिसे पढ़ने के बाद ओमकार जरूर समझ जाता था कि उसे बस थोड़ा सा शांत होने की जरूरत है। ये सोचने के बाद रमन एक गहरी सी सांस छोड़ता है और उसके बाद खुद से बोलता है, ये तो बहुत पुरानी पिक है और मेरे दिल के बहुत करीब थी, लेकिन मुझे अब यह नहीं पता कि ओमकार के लिए यह मायने रखेगी भी या नहीं, फिर भी मुझे कोशिश करनी ही चाहिए, देखते हैं क्या होता है। इतना बोलने के बाद रमन एक मैसेज टाइप करता है, ओंकार मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में हो और किसी की बात नहीं सुनना चाहते हो, लेकिन मेरी एक बात मान जाओ, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम।
प्लीज हॉस्टल में कोई हंगामा मत करना, रेनिका हॉस्टल की लड़कियों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाएगी, ऐसे में हमारी उससे दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। और तुमने ही मुझे सिखाया है कि दोस्त चाहे अच्छा हो या बुरा, दोस्त दोस्त होता है। मुझे लगता है कि तुमने उसे अकेले में बुलाकर उससे बात करनी चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। जहां तक तुम्हें भी अंदाजा हो गया होगा कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है, तो बगैर वजह जाने किसी के ऊपर इल्जाम ना डालो, उसे बाहर बुलाना और बहुत ही शांति से बात करना। प्लीज मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, बाकी तुम्हारी मर्जी। मुझे नहीं पता कि हमारा रिश्ता तुम्हारे लिए मायने रखता है या नहीं, लेकिन यह मैसेज मैंने अपना एक बगल रखकर किया है तुम्हारे पास, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम गलती से भी कोई गलत कदम उठाओ जिसका तुम्हें बाद में पछतावा हो सकता है कि तुम्हें मेरी बातें बकवास लगी, लेकिन ये सच है। प्लीज हॉस्टल में कोई हंगामे मत करना, उससे बाहर बुला लेना। मैसेज टाइप करने के बाद रमन थोड़ा सोचने विचारने के बाद आखिर मैसेज ओमकार के पास सेंड कर ही देता है। उनका गाड़ी चलाते हुए अपने फोन की तरफ जल्दबाजी में देखता है। इतना बड़ा पैराग्राफ देखकर वो पढ़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन ऊपर रमन का नाम देखकर वो पढ़ता है और फिर तुरंत अपनी गाड़ी रोक देता है। ओमकार अपनी गाड़ी एक ब्रिज के पास रुकता है जहां एक दिन पहले ओजस्वी ने गाड़ी रुकवाई होती है। ओमकार अपने गुस्से को थोड़ा सा शांत करते हुए वही उसी पत्थर पर जाकर बैठता है जहां ओजस्वी बैठी हुई होती है कि तभी अचानक उसे पीछे से कुछ चुभता है। ओमकार अचानक से अपने पीछे हाथ डालता है तो उसके हाथों में कोई चीज आती है। जब उसे थोड़ा सा उजाले में लेकर जाता है तो वह एक ईयरिंग होती है। उनके मॉडल की ईयरिंग देखकर अचानक से ओमकार के दिमाग में आता है कि उसने यह ईयरिंग कहीं तो देखी थी, लेकिन कहाँ याद नहीं आ रहा होता है। थोड़ी देर दिमाग पर जोर देने के बाद भी जब याद नहीं आता तो ओमकार उसे सामने की तरफ फेंक देता है। जैसे ही वो ईयरिंग अंधेरे में गुम होती है, ओमकार के सामने ओजस्वी का चेहरा आ जाता है, जिसके साथ साथ उसे ये भी याद आ जाता है कि यह ईयरिंग किसी और की नहीं बल्कि ओजस्वी की थी। ओमकार फट से अपने फोन का फ्लेक्स ऑन करता है और ईयरिंग को ढूंढने लगता है। काफी देर इधर उधर घूमने के बाद भी यह रिंग नजर नहीं आती। ओमकार लगभग उससे आधे घंटे तक होता है, तब जाकर उसे वो ईयरिंग मिलती है। ईयरिंग मिलने के बाद एक गहरी सी सांस लेता है और फिर उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। उसे देखकर ओमकार के चेहरे पर बार बार स्माइल आ जा रही थी। जितनी बार उसे ओजस्वी का चेहरा याद आता उसका चेहरा खिलसा जाता। हंसते हंसते अचानक ओमकार एकदम से खामोश हो जाता है और खुद से बातें करते हुए बोलता है, यह मैं क्या कर रहा हूँ, उसे याद करके इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहा हूँ, मैं भी पागल हो गया हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों यह ईयरिंग मुझे फेंकने का मन नहीं कर रहा है। मैंने पागलों की तरह आधे घंटे से ढूंढा, वो भी इतनी गंदगी में। कमाल है यार, ये तो क्या रहा है मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर अपने आप से बातें करते हुए अचानक ओमकार को दोबारा से ही याद आता है कि वो गर्ल्स हॉस्टल जा रहा था रेनिका से मिलने के लिए, और अब तक उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो चुका था। रमन का मैसेज पढ़ने के बाद भी उसे थोड़ी सी शांति मिली थी। ओमकार अपने पॉकेट से फोन निकलता है और रेनिका के पास मैसेज करता है, मैं तुम्हारे हॉस्टल के बाहर आ रहा हूँ, मुझे बाहर कर मिलो, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। रेनिका अचानक से ओमकार का मैसेज पाकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ये तो तय हो चुका था कि ओमकार को सारी सच्चाई पता चल चुकी है, लेकिन अब वो घर उससे क्या बातें करने वाला है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। कभी डरते डरते वो रिप्लाई करती है, मैं हॉस्टल में नहीं हूँ, मैं तुम्हें फिर मिलती हूँ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ओमकार दोबारा से रिप्लाई करता है, मैंने तुम्हारा लोकेशन देखा है, तुम हॉस्टल में ही हो, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आकर मुझसे मिलो और तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे कुछ सवाल हैं जिनके तुम्हें जवाब देने हैं बस। रेनिका की धड़कन और ज्यादा बढ़ गई थी। अपने रूम में इधर से उधर घूमने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। ओमकार उससे क्या सवाल करने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह हमेशा के लिए ओमकार को खो देगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी करके ओमकार से माफी मांग लूंगी और आज ही उसे बता दूंगी कि मैं उसे कितना पसंद करती हूँ। वो समझेगा, वह जरूर मानेगा। ओमकार बहुत ही ज्यादा मैच्योर और समझदार है। उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे जिनके वो खुद ही जवाब दे रही थी। उसकी बेचैनी हर सेकंड बढ़ती ही जा रही थी और ओमकार भी लगभग हॉस्टल के पास ही पहुंच चुका था। खैर, क्या होने वाला था अगले एपिसोड में? क्या ओमकार इतनी आसानी से रेनिका को माफ कर देने वाला था या फिर कोई नया सीन क्रिएट होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए फर्स्ट ईयर हॉस्टल लव लाइफ स्टोरी दिल। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। हैंड वेविंग चैप्टर 106 रेनिका प्रपोजेस टू ओमकार। रेनिका काफी ज्यादा डरी हुई होती है और बाहर निकलकर गलियारे में इधर से उधर घूम रही होती है। वो बार बार अपने फोन की तरफ देख रही होती है और यही सोच रही होती है कि ओमकार फोन करने वाला है उसे। हो जैसे ही हॉस्टल के बाहर पहुंचेगा तुरंत उसे कॉल करेगा। वहां जाने के बाद उसे क्या जवाब दूंगी, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। इधर रमन ओमकार को लेकर थोड़ा सा परेशान था। उसे ओमकार का कोई रिप्लाई नहीं मिला था। उसके दिमाग में यही बात चल रही होती है कि पता नहीं ओमकार ने उसका मैसेज पढ़ा या नहीं, और पढ़ने के बाद उस पर कोई असर होगा भी या वो उसे इग्नोर कर देगा। लगभग सुबह के 6 बजे आए थे। ओजस्वी आराम से अपने बेड पर लेटी हुई होती है कि तभी अचानक उसकी आंख खुलती है। वह देखती है कि श्रेया और माहिरा दोनों ही गहरी नींद में सो रहे होते हैं। उन्हें सोता हुआ देख बिना डिस्टर्ब किए बहुत ही दबे हुए पैरों में वो रूम से बाहर निकल जाती है। बाहर थोड़ी सी ठंडी हवा लेने के हॉस्टल की पीछे वाली खिड़की के पास चली जाती है।
इधर ओंकार जैसे ही हॉस्टल पहुंचता है वो तुरंत रेनिका को कॉल करता है। वो डरते हुए फोन उठाती है। इसके पहले वो कुछ भी बोल पाती कि ओंकार बिना उसकी बात सुने बोलता है, हॉस्टल के पीछे वाले ग्राउंड में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सकता है आ जाओ, थोड़ी ही देर में कॉलेज जाने का टाइम हो जाएगा। रेनिका इस बात पर बोलती है, लेकिन इसके आगे ओंकार उसकी एक भी बात नहीं सुनता और फोन कट कर देता है। अब रेनिका के पास बाहर जाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। रेनिका रूम में आती है थोड़ा सा खुद को ठीक करने के लिए। सनाया उसे इतना ज्यादा परेशान देखकर बोलता है, सब कुछ ठीक तो है ना, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? मैं कल रात से देख रही हूँ तुम ना ठीक से सोई हो और ना ही एक मिनट के लिए कहीं आराम से बैठी हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? रेनिका इस बात पर एक अनचाही सी स्माइल के साथ सनाया की तरफ देखती है और फिर बोलती है, नहीं कुछ भी नहीं, बस किसी से मिलने जा रही हूँ बाहर, थोड़ी देर में आकर तुमसे बात करती हूँ। उसकी इस बात पर सनाया उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, बताओ मुझे क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बता दोगी तो शायद थोड़ा सा हल्का महसूस करोगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, तुम्हें कोई सॉल्यूशन दे सकूं तुम्हारी प्रॉब्लम का, बताओ क्या हुआ है तुमको? रेनिका इस बात पर एक मिनट के लिए सनाया को उम्मीद भरी नजरों से देखती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर मैं शनाया को ये सब बता दूंगी तो उसकी नजरों में भी गिर जाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मुझे किसी तरह हुनकार को संभालना होगा और कोशिश करनी होगी कि किसी और को पता ना चले आए, वरना मेरी इमेज बहुत ही बुरी तरीके से गिरने वाली है। इतना सोचने के बाद वह सनाया से 2 कदम पीछे लेते हुए बोलती है, नहीं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिलहाल तो अभी मुझे बहुत देर हो रहा है, कॉलेज जाने का भी टाइम होने वाला है, उससे पहले मैं अपने उस दोस्त से मिलकर आ जाती हूँ, फिर आकर तुमसे आराम से बात करूंगी, ठीक है? इतना बोलने के बाद रेनिका तुरंत रूम से बाहर निकल जाती है। शनाया पीछे खड़ी सोचती है कि इसे क्या हुआ है और फिर खुद से बात करते हुए बोलती है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? जरूर कोई बहुत बड़ी बात है जो तुम मुझसे बताना नहीं चाहती हो, खैर ठीक है, जब तुम्हें सही लगे तो उम्मीद करती हूँ मुझे आकर जरूर बताओगी। इतना बोलने के बाद वह वापस से अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है और बुक निकालकर पढ़ने लगती है। इधर ओंकार गर्ल्स हॉस्टल के पीछे वाले ग्राउंड में इधर से उधर चक्कर लगा रहा होता है कि तभी डरी सहमी हुई सी रेनिका उसके सामने आ खड़ी होती है। उसको इतना ज्यादा घबराया देखकर तो जैसे ओंकार का गुस्सा एकदम से नॉर्मल हो जाता है। उससे देखकर ओंकार को उसके ऊपर तरस आने लगता है, लेकिन उसने गलती ही ऐसी की थी कि उसे इतनी आसानी से छोड़ने जा सकता था। ओंकार ग्राउंड में लगी एक बेंच पर बैठते हुए रेनिका बोलता है, इधर आओ मेरे पास, यह मैं तो मुझे तुमसे बात करनी है। रेणुका बहुत ही धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाती है और अपनी नजरें चुराते हुए ओंकार से जाकर उसके बगल बैठ जाती है। इसके पहले फोन कर कोई भी सवाल कर पाता कि रेनिका एक लाइन में बोलती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। इस बात पर ओंकार 2 मिनट का ब्रेक लेने के बाद दोबारा से बोलता है, ठीक है तुम्हारे पास जवाब नहीं है, लेकिन वजह तो होगी ना ये सब कुछ करने के पीछे। देखो तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इस वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि यह बात किसी और को पता चले, क्योंकि अगर तुम्हें कोई कुछ भी कह देगा तो सबसे ज्यादा बुरा मुझे ही लगेगा। लेकिन क्या करूं, मेरे जरा भी अंदाजा है तुमने किया क्या है? रेनिका इस बात पर एकदम से खामोश होकर नीचे की तरफ देखने लगती है, पर उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। फोन कर और भी ज्यादा कंफ्यूज होता है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो उसे रोने के लिए कंधे दे या फिर उससे सवाल करे। खैर ओमकार खुद को थोड़ा सा स्ट्रांग करता है और फिर दोबारा पूछता है। ओमकार बोलता है, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने जो किया? अगर वो बात पुलिस स्टेशन तक चली जाती है, ये बात हॉस्टल में फैल जाए तो लड़की तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगी? बताओ मुझे आखिर हुआ क्या है? क्या ओजस्वी ने तुम्हें कुछ कहा था? तुम दोनों के बीच कोई बहुत बड़ी बात हुई थी? रेनिका इस बात पर भी कोई जवाब ना देकर बस ना में सिर हिला देती है। ओंकार उसके इस तरह खामोश होने पर थोड़ा सा गुस्सा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज खामोश रहो, तुम्हारी खामोशी मेरा गुस्सा बढ़ा रही है। इसके पहले मैं कोई दूसरा तरीका अपना उस साफ साफ बताओ मुझे क्यों है तुमने ये सब कुछ? तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी? अचानक से ओंकार की आवाज इतनी तेज हो जाने पर रेनिका जोर जोर से रोने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है, मुझे पता है कि ओजस्वी हर तरह से परफेक्ट है, लेकिन मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। तुम दोनों की नजदीकियां मुझसे देखी नहीं जा रही है। आखिर मुझ में कमी ही क्या है उनका जो तुम उसके लिए इतना क्रेजी हो? रेनिका के मुंह से यह बात सुनकर ओंकार काफी हैरान और कंफ्यूज भी होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। ओंकार 1 मिनट हैरानी से उसे देखने के बाद बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बोलो। रेनिका रोते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोलती है, बिल्कुल वही मतलब है जो तुम समझ आया। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, आज से नहीं लगा 4 साल से। मैंने तुम्हारे अलावा ना कभी कुछ देखा और नहीं कभी कुछ सोचा है। तुम ही बताओ ना, तुम्हें किसी और के साथ कैसे बर्दाश्त कर लूं? ये बात सुनकर तो एकदम से चुप हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो रेनिका से क्या बोले। रेनिका अपनी आंखों में आंसू लिए बहुत ही उम्मीद भरी निगाहों से ओमकार की तरफ देख रही होती है। ओमकार थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलता है, देखो मेरी बात सुनो, मैंने हमेशा से तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपना दोस्त माना है। इसके अलावा मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। और रही बात मेरे और ओजस्वी के रिश्ते की, तो तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। रेनिका इस बात पर तुरंत जवाब देती है,
तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, खुद को भी बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में उसने स्वी के लिए प्यार, बस वही प्यार मैं अपने लिए देखना चाहती हूँ। क्या तुम प्लीज ओजस्वी से दूरी बनाओगे मेरे लिए? फोन कर अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे इस बात पर जरा भी भरोसा नहीं होता कि ओजस्वी के लिए उसके दिल में फीलिंग है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, वो ओजस्वी से दूरी बनाने के नाम पर बहुत ही अजीब महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से कोई ब्लड निकाल रहा हो। ओमकार पहले तो गहरी गहरी सांस लेता है और उसके बाद रेनिका के कंधों पर हाथ रखता है और उसे बोलता है, मेरी तरफ देखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहता हूँ। ने जो कुछ भी किया बिल्कुल भी सही नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम एक लड़की होकर दूसरी लड़की को ऐसे लोगों के हवाले कैसे कर सकती हो जो लोग इतने घटिया हैं? तुम्हें अंदाजा भी है उसके साथ कुछ भी हो सकता था। रेनिका इस बात पर अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए मुस्कुरा कर बोलती है, मैंने तुमसे अपने दिल की बात शेयर की जो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती थी, लेकिन तुम अभी भी उसी की बात कर रहे हो। इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है। खैर जो भी हो, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी किया मैंने उसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, और मैं तुमसे वादा भी करती हूँ कि दोबारा ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करूंगी। शायद मेरा गुस्सा और मेरी जलन लाइन क्रॉस कर गया था, इस वजह से मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। ओमकार इस बात पर बोलता है, ठीक है मुझे पता था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है, लेकिन तुमने जो किया ये बहुत ही बचकानी हरकत थी, और मुझे सिर्फ उसकी फिक्र नहीं है, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है। तुम्हारे साथ भी बुरा हो सकता था अगर ये दादा है, नहीं तो लोग तुम्हें एक क्रिमिनल की निगाहों से देखेंगे या लोग तुम्हें साइको समझेंगे, क्योंकि इस तरह के काम तो वही लोग करते हैं और कराते हैं। रेनिका इस बात पर दोबारा बोलती है, मैं वादा करती हूँ तुमसे कि मैं दोबारा ऐसा कभी कुछ ठीक, लेकिन क्या तुम मुझसे वादा कर सकती हो कि तुम ये बात किसी से नहीं कहूंगी और इससे हम फ्री रिश्ते पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ओमकार उसकी यह बात सुनकर एक प्यारी सी स्माइल करता है और अपनी जगह उठ खड़ा होता है। इशारे में रेनिका पूरी उठने के लिए बोल देता है। रेनिका अपनी नजरों से चुराते हुए उठती है कि तभी ओमकार उसे आगे बढ़कर गले लगा लेता है और गले लगाए हुए बोलता है, वादा है मेरा ये बात किसी को नहीं पता चलेगी और तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्ती हो और रहोगी। इतना बोलते हुए ओमकार की नजर हॉस्टल की पीछे वाली खिड़की पर पड़ती है, जहां से ओजस्वी बहुत ही ध्यान से उसे देख रही होती है। ओजस्वी को देखकर जैसे हो घर की धड़कनें बढ़ जाती है। उसने रेनिका को गले लगाया था, ये देखकर शायद ओजस्वी निगाहों में ही शिकायत कर रही थी, लेकिन ओमकार उसे खुद से अलग भी नहीं कर सकता था। ना जाने क्यों ओमकार ओजस्वी को इस बात पर सफाई देना चाहता था, लेकिन ओजस्वी दूसरे ही पल अपनी नजरें ओमकार के ऊपर से हटा लेती है और दूसरी तरफ मुड़ जाती है। खैर क्या होने वाला था अगले एपिसोड में जानने के लिए सुनते रहिए फर्स्ट ईयर हॉस्टल लव लाइफ स्टोरी। दिल तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 8 बजे।